नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। दुनिया में इजराइल ईरान संघर्ष के बीच ट्रंप ने की ईरान इजराइल युद्ध विराम की घोषणा। इसके बाद अब इजराइल की भी औपचारिक सीजफायर की घोषणा सामने आ गई है। इस बीच भारतीय शेयर बाजार में इसकी तेजी दिखाई दी इस खबर की। इजराइल ईरान संघर्ष विराम और राष्ट्रपति ट्रंप के संघर्ष विराम के क्या है मायने, जमीन पर इस संघर्ष विराम के क्या होंगे असर, बताएंगे आपको। विस्तार से इस पर होगी चर्चा। इसी के साथ ही साथ बताएंगे कि खेल और अर्थ जगत में भी क्या खबरें हैं, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी क्या कुछ घट रहा है, ये भी आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का किया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर की घोषणा पर जताई सहमति, कहा किसी भी तरह के उल्लंघन पर मिलेगा करारा जवाब। पीएम मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच 100 साल पहले हुई बातचीत को बताया विकसित भारत के लिए आज भी प्रासंगिक। आदर्शों को बताया पूरी मानवता के लिए बड़ी पूंजी। ऑपरेशन सिंधु के दूसरा चरण शुरू होने के साथ ही इजराइल से भी भारतीयों की घर वापसी का सिलसिला जारी। ईरान से भी भारतीयों के सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी। लौटे लोगों ने जताया पीएम मोदी का आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक। यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल। और मानसून की रफ्तार तेज, आज मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली को भी भिगो सकती है प्री मानसून बारिश। और अब तक की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। इजराइल ने सीज फायर पर जताई सहमति। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर पर जताई सहमति। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सहमति दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के किसी भी उल्लंघन का मिलेगा जोरदार जवाब, ये भी इसके साथ कहा है। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को दूर करने का लक्ष्य हासिल किया, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। ईरान के मिसाइल खतरे को दूर करने का लक्ष्य किया हासिल। बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले 12 दिन के ईरान और इजराइल के बीच चले संघर्ष का एक तरह से निष्कर्ष अब जाके निकला है कि ये तय हुआ है कि संघर्ष विराम की घोषणा जो राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी उस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरह से अपनी सहमति दी है, क्योंकि इसी सहमति का इंतजार हो रहा था। ईरान का कहना था कि ईरान पे हमले अभी भी हो रहे हैं। अब इजराइल ने जब इस पूरे सीज फायर पर अपनी सहमति जता दी है, राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ ये माना जा रहा है कि 12 दिन चला ये संघर्ष अब थमेगा। इसके क्या बड़े परिणाम सामने आएंगे, जमीन पर किस तरह का असर होगा, इस पर भी होगी चर्चा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, जिससे 12 डे वॉर का अंत होगा। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई, इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा और फिर इजराइल। इसके 24 घंटे बाद ये संघर्ष समाप्त माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों की हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ की। तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ये घोषणा की कि ईरान और इजराइल के 12 दिन चले संघर्ष विराम की घोषणा के साथ इन बातों को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा। उन्होंने कहा कि ये ऐसा संघर्ष था जो वर्षों तक चल सकता था और ईरान और इजराइल की बुद्धिमत्ता की भी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष पर अगर दोनों देश तैयार हुए हैं इस संघर्ष को रोकने के लिए, तो ये एक तरह से पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा एक कदम है और एक बड़ा ऐलान है, एक बड़ा फैसला है। ये राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सीज फायर के ऐलान के साथ उन्होंने कहा कि 6 घंटे के भीतर पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। इससे पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा और इजराइल भी संघर्ष विराम का 24 घंटे के बाद ये संघर्ष विराम तब समाप्त माना जाएगा। तो अपने एक बड़े ऐलान के साथ मध्यस्थता करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस संघर्ष विराम का ऐलान किया, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस पर सहमति जता दी है, लेकिन उनका साथ ही ये भी कहना है कि अगर किसी तरह का हमला हुआ तो करारा जवाब भी दिया जाएगा। अखिलेश हमारे साथी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे अपडेट लेते हैं और साथ ही साथ इसी विषय पर और बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। अखिलेश, सबसे पहले तो अपडेट ही चाहेंगे, इजराइल ने अपनी सहमति दे दी है, सहमति के साथ और किन बातों को रखा है बेंजामिन नेतन्याहू ने? हाँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस से ये बयान जारी हुआ है। हम सुबह से ही लगे हुए थे लगातार कि सोर्सेज से तो खबर आ रही थी, सोर्सेज से मैं इजरायली दूतावास के संपर्क में था, ईरानियन दूतावास के संपर्क में था और वो लोग इस बात की ताकीद कर रहे थे कि हाँ, सीज फायर हुआ है। इजरायली दूतावास के लोग यह कह रहे थे कि सीज फायर तो हुआ है लेकिन ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान के लोग यह कह रहे थे कि इजराइल ने हमला किया है। मतलब कल रात जो है दोनों तरफ से हमले चलते रहे। सुबह 4 बजे के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि 4 बजे तक हमने अपने जो ऑपरेशन थे वो सारे पूरे कर लिए हैं और अब अगर इजराइल हमला करेगा तो हम भी हमला करेंगे। इजराइल ने भी उसके बाद हमला नहीं किया और ईरान ने भी हमला नहीं किया। तो शायद इसी का इंतजार कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक एक्स पर एक आया और उसके बाद ये बात सबको जाहिर हो गई कि इजराइल ने इस सीज फायर को मान लिया है। अब इजराइल ने जब सीज फायर को माना तो क्या मामले थे? निश्चित तौर पे इजराइल के 2 उद्देश्य थे, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य 2 थे। एक तो जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में बोला, उसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी थे, उसमें बोला, उन्होंने बताया कि 2 उद्देश्य थे। एक तो कि ईरान की जो न्यूक्लियर आर्म्स बनाने की कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर देना, मतलब ईरान को इस हालत में ला देना कि आगे से वे परमाणु कोई हथियार न बना पाए। उसकी जो पूरी क्षमता थी उस पूरी क्षमता को नष्ट कर दिया गया। और दूसरी बात बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कही कि जो बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता है ईरान की, उस बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता को भी हमने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। मतलब अब स्थिति ये मान रहे हो कि बैलिस्टिक मिसाइल अब ईरान के पास जो तैयारी पहले जो बनाने की क्षमता थी वो अब नहीं है क्षमता। पुराने जो होंगे उनके होंगे निश्चित तौर पे, लेकिन अब वो क्षमता नहीं है कि नया कोई बैलिस्टिक मिसाइल बना पाएंगे, नया कोई परमाणु एनरिचमेंट कर पाएंगे। तो ये 2 कारण थे, उन्होंने बताए अपने कैबिनेट को और कहा कि इसके बाद हमारा चूंकि वो लक्ष्य पूरा कर लिए है राइजिंग लायन, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहल ली है कि सीज फायर हो तो हम उस सीज फायर को मानेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई प्रोवोकेशन होता है, कोई हमला होता है ईरान की तरफ से, तो फिर हम उसका माकूल जवाब देंगे। यह तो बात हुई। निश्चित तौर पे यह एक सबसे महत्वपूर्ण, इधर के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण ये खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर चल रही थी वो अभी लागू हो गई है। अब 12 घंटे का समय ईरान को दिया गया है कि पहले 12 घंटे ईरान संयम बरतेगा। अगर 4 बजे के बाद अब ईरान 12 घंटे मान लेता है, 12 घंटे ईरान कोई हमला नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि अगले 12 घंटे में इजराइल भी कोई हमला नहीं करेगा। क्योंकि होता यह है कि एक कोई हमला करता है तो दूसरा हमला करता है, तुम मारोगे तो मैं मारूंगा, इस तरह की प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच चलती है। तो यह जो अगर 24 घंटे तक यह प्रतिस्पर्धा रुकी रही तो निश्चित तौर पर 24 घंटे के बाद, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये उसके बाद अस्थायी सीज फायर माना जाएगा, मतलब युद्ध रुक गई दोनों के बीच में, यह माना जाएगा। ईरान के दूतावास के मैं संपर्क में था, ईरानी दूतावास के अधिकारी यह बता रहे हैं कि
सीज फायर हो गया है, निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से भी ये माना जा रहा है कि सीज फायर हो गया है, लेकिन औपचारिक इस पे बयान अभी थोड़ी देर बाद आएगा। अब वो थोड़ी देर बाद ईरान के जो खामनेई है, वहां के जो शीर्ष नेता है, वो अब विचार करेंगे, अपने जो राष्ट्रपति है, विदेश मंत्री है, उनकी जो पूरी जो सिक्योरिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लीडर्स हैं, वो सबसे बात करके उधर की तरफ से कोई एक बयान आएगा, या तो प्रेसिडेंट की तरफ से आए या खामनेई की तरफ से खुद आए। ज्यादा उम्मीद है कि प्रेसिडेंट की तरफ से अब बयान आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली अभी दोनों के बीच में सीज फायर हो गई है, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। जी ठीक। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, एम्बेसडर एसआर तयाल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। तयाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर तयाल, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सहमति जता दी है, अब 12-12 घंटे का एक इंतजार है, उसके बाद इसे स्थायी संघर्ष विराम माना जाएगा। आप अभी की सूरत हाल में क्या देखते हैं? 12 दिन के संघर्ष के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का कहना, ये सहमति देना, क्या आपको लगता है कि दोनों तरफ से अब जो संघर्ष था वो थम गया है पूरी तरह? मैं समझता हूँ कि पूरा विश्व, पूरा रीजन एक राहत की सांस लेगा जो भी रात भर में हुआ है, क्योंकि कतर पे हमले के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत आगे बढ़ जाएगी बात। पर देखिए, ईरान ने 3-4 दिन पहले से उनके वक्तव्य आ रहे थे उनके विदेश मंत्री के, कि अगर इजराइल हमले बंद कर दे ईरान के ऊपर, तो ईरान भी इजराइल के ऊपर जो भी मिसाइल या ड्रोन्स फेंक रहा है वो भी बंद कर देगा। पर जो सबसे बड़ी बात जो आपके भी संवाददाता ने कही कि इस लड़ाई का उद्देश्य क्या था। इजराइल ने शुरू में ही अपना उद्देश्य कहा था, और ये शायद विश्व का भी उद्देश्य रहा है, कि ईरान की जो भी आणविक हथियार बनाने की शक्ति है उसको समाप्त कर दिया जाए। अभी कनाडा में भी जो G7 मीटिंग हुई उसमें बहुत कुछ कहा गया, पर सबसे ज़्यादा ये कहा गया कि ईरान को एटॉमिक हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा, यही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। पर पीछे 3-4 दिन पहले इजराइल को जो सफलताएं मिली ईरान के ऊपर हमला करने के बाद, तो ऐसा लगा कि शायद उन्होंने उद्देश्य थोड़ा सा बढ़ा दिया है और एक सत्ता परिवर्तन की बात भी वो कर रहे हैं, और कुछ कि शायद आयतुल्लाह के ऊपर पर्सनल भी हमला किया जाए, इस तरह। तो हो सकता है कि उनकी कैबिनेट में, उनके मंत्रिमंडल में कुछ लोग ऐसे थे कि वो चाहते थे कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी हमला किया जाए, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप उसके बिल्कुल खिलाफ थे। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का जो अपना एक, ये तो उनका कहना बिल्कुल था, और इजराइल के पूरी तरह 100% साथ थे, कि ईरान की जो भी आणविक हथियार बनाने की शक्ति है, एनरिचमेंट नहीं होगा, वो सब समाप्त कर दिया जाए। और उन्होंने अपने 30,000 पाउंड के बम डाल के वो खत्म कर दिया। पर उन्होंने कभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की। राष्ट्रपति ट्रंप कोई ऐसी लड़ाई नहीं चाहते जो एंडलेस वॉर हो। अगर सत्ता परिवर्तन एक है इस वॉर का हो जाता तो ये एक एंडलेस वॉर होती। अमेरिका ने देखा है कि इराक में उन्होंने क्या किया और वो उन्हीं के गले पड़ गया। लीबिया में क्या किया वो भी उन्हीं के गले पड़ गया, और आज तक पाश्चात्य देश उससे परेशान है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि विश्व में भी देखिए जिस तरह के भी बयान आए हैं ईरान के समर्थन में कि ये हमला नहीं होना चाहिए था, पर मैं नहीं समझता विश्व में कोई भी देश चाहता है कि ईरान आणविक हथियारों की शक्ति से उसके पास हो। मैंने ना कोई सऊदी अरेबिया, ना कोई गल्फ कंट्री, कोई भी देश नहीं चाहता। ठीक, एम्बेसडर तयाल, लेकिन ये 12 घंटे बेहद अहम है कि दोनों की तरफ से अगर किसी तरह का कोई हमला ना हो इस 12 घंटे में, तभी ये माना जाएगा कि ये कदम सफल हो रहा है। सहमति जताई तो गई है, लेकिन जिस तरह से घोषणा के, राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर की घोषणा के बाद ईरान का कहना था कि इजराइल अभी भी हमले कर रहा है। देखिए, ईरान तो इस समय कमजोर पार्टी है। ईरान के पास अब कुछ भी नहीं है, और कतर के ऊपर जो उन्होंने किया बड़ा सिंबॉलिक था। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपना गुस्सा निकाल दिया, ठीक है, और हमें पहले ही बता दिया था। तो अब ये है कि इजराइल अगर फिर कुछ करता है, ईरान दोबारा कुछ करेगा, मैं नहीं समझता कि वो इस स्थिति में है कि ईरान सीजफायर को तोड़ने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि ईरान सीजफायर के लिए 3-4 दिन से सिग्नल दे रहा था कि वो अपनी तरफ से नहीं। और इजराइल, देखिए, इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप को नाराज नहीं कर सकता, ना वो करना चाहेगा। और राष्ट्रपति ट्रंप ने जरा क्लियरली इजराइल को बता दिया होगा कि आप युद्ध विराम
का पालन करे। तो मेरा ये मानना है कि ये युद्ध विराम स्थायी होगा और चलेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो जिक्र आया एम्बेसडर तयाल, उसने क्या ईरान को कमजोर दिखाया या ईरान ने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया इस 12 दिन में? देखिए, आप जब अगर 12 दिन की लड़ाई में देखें तो जो भी हमले ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हुए, कुछ बहुत अधिक नुकसान वहाँ नहीं हो पाया और अधिकतर उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जबकि ईरान के को नुकसान बहुत अधिक हुआ है, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हुआ है। और अब तो खबर ज़्यादा आ नहीं पा रही है वहाँ से, पर शायद रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स पे हुआ है, क्योंकि ये जो ईरान से टेलीफोन पे जो कुछ लोगों ने कहा है कि पूरे ईरान में जो पिछली रात इस युद्ध विराम 4 बजे सुबह लोकल टाइम से हुआ, उससे पहले 12 घंटे इजराइल ने बहुत ज़बरदस्त हवाई हमले किए पूरे ईरान में। तो उनको पहले भनक लग गई होगी कि शायद युद्ध विराम आ रहा है। तो उन्होंने उनकी जो युद्ध की इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड, लीडरशिप, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इन सबको जिस तरह ध्वस्त किया है, तो इसमें लगता है कि ईरान इस समय एक कमजोर स्थिति में है और वो इसीलिए युद्ध विराम के लिए वो तैयार हुआ। कतर पे उन्होंने हमला किया, पर पहले भी जब जनरल सुलेमानी की हत्या की गई थी 3 साल पहले इराक में, 4 साल पहले, तब भी कुछ इसी तरह का एक ईरान से जवाब दिया गया था इजराइल को। उसमें भी उन्होंने पहले कह दिया था कि हम ये करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका को पहले वार्निंग नहीं देते और कतार में अमेरिका के एयरपोर्ट पे अगर हमला, उनकी एयरबेस पर हमला होता, तो देखिए अमेरिका के ऊपर बहुत शक्ति है, वो बहुत शक्तिशाली देश है। और वो अभी तो उन्होंने केवल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर ही हमला किया है ईरान के। अगर वो उनके न्यूक्लियर स्टेशंस पर, ऑयल रिफाइनरीज पर, इन सब करेंगे, ईरान के पास अब कोई चारा नहीं है। लेकिन इस 12 दिन में एम्बेसडर तयाल, जियोपॉलिटिक्स के कई ऐसे मायने और पहलुओं पर चर्चा शुरू हुई इसी 12 दिन में। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी मौजूद हैं। उनसे पहले एक अपडेट उसी पे ले लेते हैं। अखिलेश सुमन, हमने देखा इस 12 दिन में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां एक तरफ मध्यस्थता की बात की, वहीं जब वो बुलाते हैं पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर को अपने यहाँ, और फिर मुनीर का ये कहना ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार का एक तरह से एक प्रस्ताव रखना, तो ये तमाम बातें क्या इशारा करती हैं? क्योंकि 12 दिन का इजराइल और ईरान के युद्ध ने कई और बड़े सवाल भी खड़े करे, अमेरिका के पूरे उस अंदाज पे भी सवाल खड़े करे जो आज तक तमाम देशों के भीतर उसकी संप्रभुताओं को चुनौती देता रहा है अमेरिका। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता दें। इस समय की बड़ी खबर, हम जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जता दी है, लेकिन उसके बाद की जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको हम बताते हैं। इस समय इजराइल के सीज फायर की घोषणा के बीच हमलों की भी खबर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने सीज फायर पर अपनी सहमति जताई, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी इजराइल में ईरान की ओर से हमले हुए हैं। इस तरह की आईडीएफ का कहना है कि उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन की आवाज आ रही है। इसका मतलब कि ईरान को जब कहा गया कि अगले 12 घंटे तक ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं होगा, क्या ये उसका उल्लंघन है? इजराइल के सीजफायर की घोषणा के बीच हमलों की खबर आ रही है। इजराइल ने अब से कुछ ही मिनटों पहले, कह सकते हैं मात्र आधा घंटा हुआ होगा, आधे घंटे पहले इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई, ये कहते हुए कि वो अब कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन जो खबर आ रही है ये खबर अच्छी नहीं है। आईडीएफ का कहना है कि उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन की आवाज आ रही है। ईरान की तरफ से हमलों की ऐसी जानकारी मिल रही है, ये खबर मिल रही है कि ईरान की तरफ से सीजफायर की घोषणा के बाद भी हमले किए जा रहे हैं। और ये उत्तरी इजराइल का इलाका है जहां पे सायरन की आवाज सुनी जा रही है। और आईडीएफ का कहना है कि उत्तरी इजराइल के इलाके में ईरान ने एक बार फिर हमला किया। एम्बेसडर तयाल, आप ही के पास आना चाहेंगे, आपसे पहला रिएक्शन। एम्बेसडर तयाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, वो कुछ दिन और हमले करना चाहता था, इजराइल कुछ दिन और हमले करना चाहता था, जिससे कि ईरान की शक्ति को और कमजोर किया जाए और उनके जो अयातुल्ला और पूरा जो एक सिस्टम है, सीक्रेट पुलिस का है, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का है, अल कुद्स फोर्स का है, उसको भी इतना कमजोर कर दिया जाए कि ईरान के लोग ही जो खुश नहीं है इस रिजीम से, वो उस रिजीम के खिलाफ खड़े हो जाएं।
तो इजराइल अब किसमें कितना सच है कि ये तो अभी कुछ समय बाद पता चलेगा, पर इजराइल ये चाहेगा शायद कि कुछ दिन और उसको ईरान के ऊपर हमला करने की फ्रीडम मिले, और उसके लिए शायद इस तरह का, क्योंकि बहुत डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत कुछ होती है विद्युत में, आप सब जी। हमारे श्रोता जानते हैं। पर ईरान क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि वो तो बिल्कुल हार रहा है, बहुत कमजोर स्थिति में है। वो क्यों फायर का उल्लंघन तो करेगा क्या आपको जबकि लगता है कि उनकी सत्ता तरफ से? परिवर्तन का एक दूसरा उद्देश्य जो इजराइल और अमेरिका का था, जिसका कि एक तरह से अगर हम ये कहें कि फेस वैल्यू पे तो अमेरिका ने कहा कि वो ठीक नहीं है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन भी उनका एक मकसद है। मैं समझता हूँ इस बिंदु पर अमेरिका और इजराइल में मतभेद है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी जो बेस है मागा, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका किसी लंबी लड़ाई में फिर फंसे। हाँ अगर सत्ता परिवर्तन एक ध्येय होता है तो अमेरिका फिर एक लंबी लड़ाई में फंसेगा जी। और इजराइल को हमले करेगा। इजराइल को बचाने में अमेरिका भी फंसेगा। पर तो मैं समझता हूँ कि इसमें अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू में कुछ मतभेद जरूर है, और लेकिन अभी मेजर कुछ तयाल, घंटों में अगर ये हमले सही होते हैं, जिसका कि आईडीएफ इस समय दावा कर रहा है कि उत्तरी इजराइल में हमलों की खबर आ रही है, सायरन की आवाज सुनी जा रही है, अगर ये सही होता है तो ईरान इसका मतलब अभी इस संघर्ष विराम के लिए तैयार दिखता नहीं है। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि ईरान में उनके जो विदेश मंत्री हैं उनके वक्तव्य एक तरह से आ रहे हैं, और रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक जो टेलीविजन है और उसमें भी कहा गया था 4 बजे भी सुबह की नई नई लड़ाई जारी है और ये सब है। तो शायद ईरान में अंदर भी कुछ मतभेद है। जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जिसके फेस विदेश मंत्री हैं जो हर जगह बात कर रहे हैं, हर एक से बात कर रहे हैं, और जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वगैरह हैं, शायद कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि लड़ाई रुके। पर क्या उनका सोच है और क्यों वो अपने देश को बिल्कुल तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ अयतुल्ला खamenei और जो भी और वहाँ के लीडर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि ईरान क्या इस रास्ते पर, लड़ाई और तबाही के रास्ते पर और आगे जाना चाहता है। नहीं तो ये जो उनकी तरफ से जो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो बिल्कुल, देखिए सुसाइडल लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, वो बिल्कुल कि साहब हम मरने को तैयार हैं, पर वहाँ की जनता मरने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के लोग जो 8 करोड़ लोग मरने के लिए तैयार नहीं है। और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो भी हमेशा उसने प्रयत्न किया है। राष्ट्रपति, वहाँ के विदेश मंत्री जनीवा गए, यहाँ गए, वहाँ गए, हर तरफ जा रहे हैं, किसी तरह कुछ बातचीत हो, कुछ फैसला हो जाए। पर अभी ये कुछ घंटों में, एक आध दिन में पता चलेगा। जी। पर अगर इजराइल उल्लंघन करता है सीज फायर का, तो इजराइल को, ईरान उल्लंघन करता है तो इजराइल को एक मौका मिलेगा ये हमले जारी रखने का। कुछ दिन और लगेंगे, फायर तो अवश्य होगा, पर उसमें ईरान का और अधिक नुकसान हो सकता है। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा एम्बेसडर तयाल। अखिलेश सुमन हमारे साथ हैं। अखिलेश, आपके पास क्या अपडेट अभी आ रहा है जिस तरह से आईडीएफ जिन दावों को कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक टीदिंग ट्रबल बताया जा रहा है कि ये टीदिंग ट्रबल है ईरान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर की घोषणा हुई है। निश्चित तौर पे चूंकि इजराइल का बयान आ गया है, इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान आ गया है और ईरान के राष्ट्रपति का कोई बयान अभी तक नहीं है उसको कंफर्म करते हुए, यहाँ तक कि अब्बास अगाची ने भी ये नहीं कहा कि सीज फायर हो गया है। उन्होंने जो अभी तक बयान दिया था कि सीज फायर, अगर सीज फायर नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल की तरफ से हमले नहीं होंगे तो हम हमले नहीं करेंगे। तो ये एक स्थिति है। ये जो हो सकता है, जो संभावना इस बात की ज्यादा है कि जो जिस तरफ से एम्बेसडर तयाल भी कह रहे थे कि कुछ रोग एलिमेंट है जो ईरान के अंदर बैठे हुए हैं, और ये जो अयातुल्ला का शासन है, अयातुल्ला का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस अयातुल्ला के स्ट्रक्चर और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में निश्चित तौर पे कुछ मतभेद है, जो कि ज्यादा असर्ट करना चाहता है अयातुल्ला और वह अपनी तरफ से कुछ बातें करना चाहता है। तो इस मामले में इसी बात का इंतजार है कि जब तक कोई उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता, जब तक कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आ जाता अयातुल्ला की तरफ से, या उनके बीच में कोई मतभेद की बात अगर होगी तो पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, तब तक इस तरह के हो सकते हैं एक आध रोग एलिमेंट अपने कुछ करते रहे। वो देखा जाता है हर जगह।
जहां भी सीज फायर होती है, सीज फायर के बीच में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जहां की ऑटोमेटिकली जो पूरा सिस्टम उनका काम कर रहा होता है कि इनर्शिया में, एक रिजिडिटी में वो काम करते हैं, और उसके बाद फिर जब दबाव बनता है फिर वो अपना इंटरनल दबाव उनका काम करने लगता है। जब इंटरनल स्ट्रक्चर में बात ऊपर से नीचे तक जाने लगती है तब स्थितियां वो फिर सुधरने लगती है। तो मुझे लगता है कि ईरान में एक टीथिंग ट्रबल की स्थिति से गुजर रहा है, जो आयतुल्ला के शासन और जो सिविलियन गवर्नमेंट के राष्ट्रपति हैं उनके बीच में, और रिवोल्यूशनरी गार्ड वो भी कुछ असर्ट कर रहा है। तो यही स्थिति है, और मुझे लगता है कि अगले 4-5 घंटे के भीतर ये स्थिति बनेगी। आज रात तक हो सकता है स्थिति थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो दबाव है और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो दबाव है, ईरान ने भी देख लिया है कि वो बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते उस दबाव के सामने, उन हमलों के सामने। तो स्थिति अभी बिल्कुल टीथिंग ट्रबल है, और उसी की वजह से ये जो सायरन की आवाज, तो चूंकि इजराइल में है तो इजराइल की तरफ से सायरन की आवाज आ रही है। इन्होंने कुछ भांपा होगा कि ईरान की तरफ से कुछ आने वाला है, आ रहा है, इसलिए ये सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही। जी ठीक। अखिलेश सुमन और एम्बेसडर तयाल, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 12 घंटे बेहद अहम है इजराइल और ईरान के संघर्ष विराम को लेकर, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इस संघर्ष विराम पर सहमति जता दी है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये कहती है कि आईडीएफ ने दावा किया है कि उत्तरी इजराइल में ईरान की तरफ से कुछ हमले किए गए हैं। अब उसके आगे किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता है उस पर भी रहेगी हमारी नजर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया। यह ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान जैसे विषयों पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी हैं। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। पीएम ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से उनका क्या नाता है, और इसलिए आज भी जब वे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लिए निर्णय लेते हैं तो गुरुदेव को जरूर याद करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे और भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे चलना होगा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है।
नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। और खबरों में आगे, भारत ईरान इजराइल संघर्ष के चलते अपने नागरिकों को ऑपरेशन सिंधु के जरिए सुरक्षित निकाल रहा है। आज इजराइल से 2 विमानों के जरिए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। सुबह 8:30 बजे इजराइल से 161 भारतीयों को लेकर पहला समूह नई दिल्ली पहुंचा। इजरायली सीमा पार जॉर्डन के रास्ते भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। निकाले गए लोगों का स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। इसके बाद सुबह 8:45 पर भारतीय वायुसेना के C-17 विमान के जरिए 165 भारतीय नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित निकालकर भारत पहुंचाया गया। दिल्ली पहुंचने पर विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इजराइल से सुरक्षित निकाले गए भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इस तरह अब तक कुल 326 भारतीय नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित वापस अपने वतन पहुंचाया गया है। Under the Operation Sindhu, our Indian citizens, almost 165 citizens from Israel, they came here in our Palam airport. They came in a special aircraft, our Air Force aircraft C-17. They came here. Almost 22 states peoples are here. They are all safe. Our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority, wherever the crisis situation is there or war situation is there, the evacuate from our citizen to safely to our country. और ईरान इजराइल संघर्ष के चलते भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु तेजी से जारी है। इस क्रम में आज सुबह करीब 3:30 बजे मौसाद से एक फ्लाइट नई दिल्ली पहुंची। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिकों ने भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। बड़े उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर्विस दोनों तरफ से हुई अच्छी, उनकी प्लेन से हुई, इधर सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी खिदमत हुई दोनों तरफ से। अपना इंडिया जिंदाबाद रहना, इसके ही लिया इधर से बहुत मदद मिल गया, उधर से भी मिल गया, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं मिली। बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार खड़ी रहती है।
तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग वहाँ से यहाँ अपना इंडिया गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे लेके आई। बहुत अच्छे से हम लोग आए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं आने में नहीं हुई हम लोग को। अभी हालात तो वहाँ पे अच्छा नहीं है, पर हम लोग जहाँ भी थे हम लोग वहाँ पे सेफ थे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत खुशहाली हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। यहाँ आने के लिए बहुत बेचैनी हो रहा था, यहाँ पहुँचकर बहुत खुशहाली हुआ। और 12 दिन तक जारी इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में भारत की प्राथमिकता रही दोनों ही देशों में मौजूद भारतीयों को देश लाने की, और ये सिलसिला ऑपरेशन सिंधु के तहत जारी है। हमारे साथ विशाल बेरिस्टो जुड़ गए हैं। विशाल, लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं, लोग लगातार खुशी भी जता रहे हैं, भारत जिंदाबाद की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो चुनौतियां रही हैं वो चुनौतियां जो जिन रास्तों से वापस लौटे हैं वो बताती हैं किस तरह से दूसरे देशों से और एक तरह से सड़क के रास्ते, हवाई के रास्ते, कैसे कैसे करके तमाम लोग अब भारत पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ऋतु, आपने चुनौतियां बहुत थी, लेकिन भारत की एक कूटनीतिक जीत बोलेंगे। जब इतनी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, ऐसे में तीन देशों के साथ, इसराइल, जॉर्डन और मिस्र के साथ डिप्लोमेटिकली इसको ट्रीट करना और हर कदम पर भारतीयों की हिफाजत सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी बात है। आज सुबह से मैं यहाँ पर हूँ। सुबह पहले हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थे, जहाँ पर 161 यात्रियों को सेफली निकाला गया। उसके बाद मैं यहाँ पर पालम एयरफोर्स स्टेशन में हूँ। 165 पहला ग्लोब मास्टर लेकर आए C-17 भारतीय वायुसेना का, और अब 268 लोगों को मिस्र के रास्ते सेफली यहाँ पर लैंड कराया गया है। मेरे साथ एक परिवार है, छोटी सी बच्ची है और उनके हाथ में तिरंगा है। हम उससे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भवेश कुमार दादीज है। भवेश, ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो अपने वतन लौटकर? जी, हम लोग अपने वतन लौटकर खुश हैं और हर भारतीय को इस बात पे गर्व है कि हमारी सरकार हमारी मदद कर रही है। दुनिया में जहाँ भी भारतीय हैं, अब वो भारतीय निश्चित हैं कि उनकी सरकार जब भी वो मुसीबत में होंगे उनके लिए काम करेगी, उनको अपने वतन वापस लाएगी। अगर हम आपके सफ़र की बात करें, छोटी बच्ची भी मेरे साथ है ऋतु, अगर हम आपके सफ़र की बात करें तो कितनी चैलेंजेस थे और कैसे आप लोग निकल कर आए, कहाँ कहाँ से आपने ट्रैवल किया है? जी, चैलेंजेस हमारे लिए तो थे ही, उसके अलावा जो एम्बेसी है, उसके जो कर्मचारी हैं, उनके लिए हमसे ज़्यादा चैलेंजेस थे। उन्होंने हमको इजराइल से निकाला, टाबा बॉर्डर के थ्रू इजिप्ट में एंटर किए हम लोग। वहाँ पे हमारे नाश्ते और खाने की व्यवस्था करी उन्होंने हमको। वहाँ से बस में फिर हम लोग एयरपोर्ट आए, वहाँ से एयरफोर्स का प्लेन आया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एयरफोर्स को, खासकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, जिन्होंने ये सब हम सब भारतीयों के लिए किया। इन्होंने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एयरफोर्स को और प्रधानमंत्री को। आप अपने बच्ची के साथ सेफली आ गए हैं, चेहरे पे आपके मुस्कान है, आंखों में आंसू है, क्या कहेंगे आप? जी सर, हम यहाँ सेफली पहुँच गए। अब हमें सायरन की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, बस ये है। अब हमें सायरन की आवाज़ नहीं सुनाई देगी यहाँ पे। आपने सुना ऋतु, इन्होंने कहा कि सायरन की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। कितनी दहशत में होंगे ये लोग। छोटा सा बच्चा है, वो तो बोल भी नहीं पा रहा है, और यहाँ पर आके इन्हें ये एहसास हो रहा है कि भारत में उनका अभिभावक जो हमारे प्रधान सेवक है, उनकी वजह से हर भारतीय चाहे दुनिया में कहीं भी हो वो सुरक्षित है, और उसकी सुरक्षा को हमारे प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है। ऋतु, विशाल, इससे पहले भी हमने कई मौकों पर देखा है कि किस तरह से भारत ने खासकर कॉन्फ्लिक्ट के इलाकों से भारतीयों को वापस लेके आया है। ये भारत की एक कूटनीतिक कुशलता है। एक ऐसे समय जब कॉन्फ्लिक्ट में जो देश होते हैं उनसे भारत के अपने संबंध भी हैं, उन संबंधों को निभाते हुए भारत किस तरह से उन देशों से अपने नागरिकों को बाहर निकालता है। ये भारत की एक तरह से विदेश नीति की एक तरह से ये कुशलता है, जिसमें उन तमाम ऐसे देशों से भी उसके संबंध रहे हैं जो आपस में अगर बातचीत नहीं भी करते और युद्ध में होते हैं, लेकिन भारत से संबंध बेहतर रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा ऋतु आपने, और आपने देखा कि ऑपरेशन गंगा में किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, और कैसे सेफली सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला गया, अलग अलग रास्तों से दूसरे कंट्रीज़ के साथ बातचीत करके, जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ है, चाहे वो पोलैंड हो, स्लोवेनिया हो, चाहे पोलैंड हो, और रोमानिया हो,
तब भी ऑपरेशन गंगा कितना सक्सेसफुल रहा था। और आज भी देखिए 3 देश इसराइल, जॉर्डन और मिस्र के साथ मिलकर हमारे एम्बेसीज ने इतने अच्छे से काम किया और ये हमारी कूटनीतिक जीत है। इसलिए हम ये गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है, हमारे जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है। हम मानवता की इज्जत करते हैं, हम सबके साथ दोस्ती का हाथ मिलाना चाहते हैं, बढ़ाते भी हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमेशा हम खड़े रहेंगे और ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है मोदी सरकार की वो हमेशा कायम रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 26 जून तक चीन के किंगडाओ में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान रक्षा मंत्रियों द्वारा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा राजनाथ सिंह वैश्विक शांति और सुरक्षा के बारे में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं आतंकवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रयासों के आह्वान करेंगे और SCO के भीतर अधिक व्यापार, आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी के लिए तनाव को दूर करने को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री चीन और रूस सहित कुछ भागीदार देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। NSA अजीत डोभाल ने रूस की सुरक्षा परिषद के उप सचिव अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव से मुलाकात की। बीजिंग में SCO सुरक्षा परिषद सचिवों की 20वीं बैठक से इतर हुई इस मुलाकात में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने परस्पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं रूस की सुरक्षा परिषद के उप सचिव ने कहा है कि वे रणनीतिक वार्ता के अगले दौर के लिए जल्द ही रूस में NSA डोभाल का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्रालय ने देश की आतंकवाद निरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए के आपातकालीन खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के तहत 13 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए सिचुएशन अवेयरनेस, सेना की मारक क्षमता, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए फास्ट ट्रैक माध्यम से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया गया है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम IDDIS, लो लेवल लाइट वेट रडार, बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्चर और मिसाइल, कई तरह के ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बैलिस्टिक हेलमेट्स को खरीदा जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर बधाई दी। भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विदेश मंत्री ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मार्गदर्शन में आपके सराहनीय प्रयास यात्रा को आसान बनाने, वैश्विक कार्यस्थल तक पहुंच को गहरा करने और नागरिकों को सशक्त बनाने में सहायक है। एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट में कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 और ई-पासपोर्ट की शुरुआत के साथ टीम MEA पासपोर्ट सेवाओं की समयबद्धता, पारदर्शिता और पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। जयशंकर ने कहा कि पिछले 11 सालों में सार्वजनिक सेवा वितरण में एक बड़ा बदलाव आया है। 2014 में सिर्फ 91 लाख पासपोर्ट थे, 2024 में 1 करोड़ 86 लाख पासपोर्ट तक पहुंच गया है।
भारत। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हो सकते हैं। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर हो सकता है। वहीं इस मिशन के लिए बैकअप लॉन्च अपॉर्चुनिटी 26 जून के लिए प्लान की गई है। मिशन में स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी है। पहले ये मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार 3.0 में इसके और भी तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स के सामान्य मॉनसून कच्चे तेल की कम कीमतों को देखते हुए चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के GDP अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। हालांकि S&P ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की भी आशंका जताई है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचा तो इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है। S&P के मुताबिक मौजूदा समय में वैश्विक ऊर्जा बाजार पर लंबे वक्त तक असर पड़ने की आशंका कम है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से 90% तेल आयात करता है। आधी नेचुरल गैस भारत विदेशों से मंगवाता है। S&P ने पिछले महीने वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया था। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के विकल्प चुनने की समय सीमा को 3 महीने आगे बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। अभी तक मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन साथी सहित पात्र कर्मचारियों को यूपीएस के तहत 30 जून 2025 तक अपना विकल्प चुनना था। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि विभिन्न हितधारकों से ये समय सीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध मिला था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र ने यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को 3 महीने बढ़ाकर सितंबर 2025 करने का फैसला किया है। यूपीएस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के दायरे में आते हैं और 1 जनवरी 2004 को लागू हुए एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। सरकार के 23 लाख कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने के लिए विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनवरी 2004 में समाप्त हो गई पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यूपीएस के संचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी थी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही इन चारों राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों से जुड़े विशेष मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया है। आज से 50 साल पहले इस देश में संविधान पर संकट आया था। आज 50 साल पहले इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर लादा था। इस काले अध्याय की 50वीं बरसी 25 जून को आने वाली है।
जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इसी मौके पर डीडी न्यूज लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50 और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव कर संविधान की मूल आत्मा पर कैसे प्रहार किया, देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह घोषणा भारतीय इतिहास के उस सबसे काले दौर की शुरुआत थी जब देश में अभूतपूर्व दमन की शुरुआत हुई। लेकिन इसके पीछे कारण बना था इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला और उसे लागू करने पर पूर्ण रोक से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। इसलिए जब आपातकाल लगा तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर भी जमकर हमला बोला। जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी सुनवाई वैकेशन जज जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने की। 24 जून 1975 को उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया। नतीजा देश के लोकतंत्र पर लगा सबसे बदनुमा दाग। जो आतंक का माहौल था उसमें जजों को इतना जबरदस्त डराया गया। AN रे का केस पहले से ही चल रहा था, यानी 7-8 जजों को सुपरसीड करके जो AN रे को चीफ जस्टिस बनाया था, तो ऐसे भी जुडिशरी डरी हुई थी। तो जबलपुर का एक केस है जिसमें जीने का अधिकार भी जुडिशरी के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने नागरिकों से छीन लिया था। सरकार का दमन चक्र चला तो न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही। नागरिक अधिकारों के लिए मुखर वकीलों को गिरफ्तार किया जाने लगा। मार्च 1976 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के 200 चैम्बर बिना नोटिस के ध्वस्त कर दिए गए और 43 वकीलों को जेल भेज दिया गया। फिर बारी आई ऐसे फैसले सुनाने वाले हाई कोर्ट जजों की, जिन्होंने सरकारी दमन के खिलाफ फैसले सुनाए थे। इन आदेशों को पारित करने वाले कई जजों को बदले और कई को तबादले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका पर हमले का सबसे बड़ा शिकार बने थे जस्टिस HR खन्ना। तब भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जस्टिस खन्ना का नाम सबसे आगे था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज थे। लेकिन ADM जबलपुर केस, जो इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित था, इस मामले में उनकी एक असहमति की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनसे जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है।
इंदिरा गांधी पर तानाशाही इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने इस दौरान संविधान में भी कई बदलाव कर डाले। संविधान में 38वां संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया। 39वां संशोधन कर अदालत से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था 42वां संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को बदला गया और अपने हिसाब से मिनी संविधान ही तैयार कर लिया गया। पचहत्तर वर्षों के इतिहास में यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान संविधान का गला पूरी तरह घोंट दिया गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया था और समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन, संघ बनाने और सभा करने की आजादी भी छीन ली गई। मतलब, लोकतंत्र में जनमत से डरी इंदिरा जो भी कर रही थी, कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं था। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे LIC। हर पल आप